और वेकअप जिंदगी में आइए शुरुआत करते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। मिशन यूपी की रेस जीतने में सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जोर शोर से जुटे हुए हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद अखिलेश चुनावी रैलियां कर जनता का मन मोहने की कवायद में जुटे हैं। आज इसी कड़ी में अखिलेश एटा, अलीगढ़ और हाथरस में 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इन रैलियों को सफल बनाने में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी काफी रुचि दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस नेताओं को सभी रैलियों में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। तो पूरी तरह से चुनावी प्रचार में जुट गए हैं अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस का भी साथ उन्हें मिलेगा। रैलियां कर रहे हैं, 3 अहम रैलियां हैं उनकी। एटा, हाथरस में, साथ ही अलीगढ़ में। रुक करेंगे हम लखनऊ का। हमारे सहयोगी विक्रम मिश्रा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रम, क्या कुछ तैयारी है सपा की तरफ से और इन रैलियों को किस तरह से देखें, अहम रहने वाला है? देखिए, जिस तरीके से चुनावी बैतरणी को पार करने के लिए अखिलेश यादव की तरफ से चूंकि गठबंधन के जरिए ये रैलियां की जा रही हैं और राहुल गांधी की तरफ से भी ये निर्देश दे दिए गए हैं कांग्रेस नेताओं को कि जितनी भी रैलियां हो रही हैं समाजवादी पार्टी के, उन सब में उन लोगों को सम्मिलित रहना है। कहीं ना कहीं एटा और अलीगढ़ में आज ये रैली होनी है और इसके जरिए अखिलेश यादव ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि पहले चरण में और दूसरे चरण में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन है उसका सिनारियो भी तय करेंगे कि किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ उसको वोट क्यों किया जाए। दूसरी बात, अपनी पीठ थपथपाने के लिए वो जो अलीगढ़ और एटा के जरिए जो एक्सप्रेस वे का रास्ता जो मुड़ा हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं बखान करेंगे। कोशिश ये होगी कि उसके जरिए भी लोगों का वोट बैंक जो है अपने पाले में किया जा सके। मेट्रो चलाने की बात कही जा रही है और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, एंग्लो वहां पर जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जरिए ये संदेश देने की कोशिश होती है कि समाजवादी पार्टी ही मुसलमानों की रहनुमा है। तो ये संदेश देने के लिए अखिलेश यादव पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इसके पहले की रैली देखी जाए, अगर सुल्तानपुर की कल की रैली अगर देखी जाए तो ये तमाम चीजें ऐसा शो अप करती हैं कि अखिलेश यादव जो हैं वो अब चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं और कोशिश यही है कि गठबंधन को लेकर के चुनाव प्रचार किया जाए और आगामी भविष्य में कोशिश ये हो कि वोट बैंक बनाए। लेकिन तमाम सर्वेज अगर देखे जाए तो जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है उसमें गठबंधन जो है कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि जनता अभी भी इस विकास के दावे को, इस विकास के पुलिंदे को झूठ मान रही है और कोशिश यही कर रही है, जानकारी यही ले रही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का कॉस्मेटिक विकास किया गया अगर देखा जाए तो अभी भी यहां पर बुनियादी ढांचा जो है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने यहां पर कुछ भी नहीं किया है। जनता की अगर राय माने तो जनता अभी भी मुंह ताक रही है कि कुछ ना कुछ बेहतर यहां पर इंतजामात हो, उसके बाद वो वोट बैंक के लिए तैयार हो कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। जी बिल्कुल। तो आज 2 अहम रैलियां हैं। विक्रम, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो पूरी तरह से चुनावी तैयारी में जुट गए हैं मुख्यमंत्री और क्योंकि गठबंधन के बाद इस रैली को बेहद अहम माना जा रहा है, कांग्रेस साथ जरूर होगी इस रैली में। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कांग्रेसी नेताओं को कि हर रैली में वो अपना प्रेजेंस जरूर सुनिश्चित करें। इस बीच समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने साफ किया है कि कांग्रेस से अपनी पार्टी के गठबंधन को संरक्षण देने के लिए वो तैयार नहीं है। गठबंधन को लेकर उनका गुस्सा उभर कर सामने आया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उस कांग्रेस से गठबंधन उन्हें मंजूर नहीं है जो संगीन मामलों में घिरी रही है। मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन में कांग्रेस के लिए छोड़ी गई उन 105 सीटों पर सपा नेताओं से लड़ने का आह्वान किया है जो समझौते के चलते पार्टी टिकट से वंचित रह गए। अखिलेश और राहुल ने अपने अंदाज़े बयां से ये जताने की हर मुमकिन कोशिश की कि यूपी को अब यही साथ पसंद है। रविवार को लखनऊ में दोनों की दोस्ती का मैटिनी शो खत्म होने के बाद मुलायम सिंह यादव दिल्ली में इवनिंग शो के साथ सामने आए। सपा के संरक्षक ने यहाँ जो बयान दिया उससे यही जाहिर हुआ कि राहुल से बेटे अखिलेश का साथ उन्हें कतई पसंद नहीं है। एक इंटरव्यू में मुलायम ने कहा कि वो खुद भी गठबंधन के लिए प्रचार नहीं करेंगे और कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे कि वो समझौते के खिलाफ प्रचार करें। मुलायम ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो मस्जिद मामले और फर्जी मुठभेड़ों में घिरी रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके खिलाफ हमें संघर्ष करना पड़ा। जब मस्जिद का मामला हो और चाहे बहुत सारे, एक ज़माना आया तो फर्जी इनकाउंटर हो रहे थे, हत्या हो रही थी। लगातार कांग्रेस ने इतने साल तक राज किया।
और उसी की वजह से हमारा देश पिछड़ गया। हमारी समाजवादी पार्टी सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने के लिए। अपने कार्यकर्ताओं से भी कहूँगा कि समझौते के खिलाफ बोलें और जनता में प्रचार करें, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। भले ही संरक्षक की हैसियत से मुलायम सिंह अपनी राय दे रही हो, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब वक्त भी बदल चुका है और विचारधारा भी। ये उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है। जब नेताजी ने ये पार्टी बनाई थी तो ये एक गैर कांग्रेस की धारा को रिप्रेजेंट करती थी। उस समय इसकी आवश्यकता थी और समय बदल गया, पार्टियां बदल गई, परिस्थितियां बदल गई। परिस्थितियों को देखते हुए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये अलायंस कांग्रेस के साथ किया है। पिछले दिनों सपा में मचा रहा घमासान हो या फिर चुनाव आयोग पहुंचा चुनाव चिन्ह का मामला, दोनों को लेकर ये सवाल भी उठते रहे कि बेटे की इमेज बनाने के लिए कहीं ये नूरा कुश्ती तो नहीं। इसलिए गठबंधन पर मुलायम की नाराजगी के भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि गठबंधन में कांग्रेस का गणित उलझाने के लिए मुलायम ने कांग्रेस पर हमला तो नहीं किया ताकि सपा के वोट और एकजुट हो सके, लेकिन मुलायम के रुख में बीजेपी ने चुनावी मौका ढूंढा है। मुलायम सिंह जी को यह मालूम है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर नहीं हो चुकी, जनता ने उसे नकार दिया है। कांग्रेस से उन्होंने गठबंधन किया या बहाना लेकर के वो प्रचार में नहीं जाएंगे, इसे बयान दे रहे हैं। मीडिया के सामने जिस तरह से मायावती पर राहुल और अखिलेश के रुख में मतभेद दिखा, उससे पहले ही गठबंधन का विरोधाभास उजागर हो चुका है। दोस्ती पर अब मुलायम की तलवार भी लटक गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कब तक ये साथ चलेगा। खुर्रम निजामी के साथ अनामिका सिंह, APN लखनऊ। और ऐसी इधर रुक कर लेते हैं लखनऊ का विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, किस तरह की सियासत है ये? एक तरफ गठबंधन हो चुका है कांग्रेस से, दूसरी तरफ इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और अपनी ही पार्टी के बागियों को कह दिया है कि चुनाव मैदान में उतरें। वो इस पूरे स्थिति को किस तरह से देखें? समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है ये? अभिलाषा, देखिए, इसको थोड़ी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो मिशन 2017 को लेकर नहीं है, ये लड़ाई है मिशन 2019 को लेकर के। आपको याद होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, तो अखिलेश यादव को राहुल गांधी ने कहा कि ये मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव ही रहेंगे। 2019 की भी बात हुई, लेकिन 2019 के मसले को लेकर के कहीं से भी अखिलेश यादव की जबान से यह नहीं निकला कि पीएम पद के लिए राहुल गांधी बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसा कोई सा भी बयान नहीं था। मुलायम सिंह यादव की जिस तरीके से जो बयान आए हैं, इसके मायने साफ हैं कि यहां पर 105 सीटों पर जो कांग्रेस लड़ रही है चुनाव, उस पर समाजवादी कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़े, ताल ठोके, निर्दलीय चुनाव लड़े या किसी सिंबल के साथ चुनाव लड़े, लेकिन मैदान में उतरे। जाहिर है कि सेकुलर प्रधानमंत्री को लेकर, सेकुलर वोट बैंक को लेकर मिशन 2019 को किस तरीके से पोलराइज किया जाए, किस तरीके से मेंटेन किया जाए। आपको बिहार का वो चुनाव भी याद होगा कि जब नीतीश कुमार को यह कहा गया था कि मिशन 2019 के लिए नीतीश कुमार अब बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार है, और वहां पर फारूक अब्दुल्ला जो है, जो चुनाव प्रचार करने आए थे, स्टार कैंपेनर थे, वो वहां से पलट गए थे। तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि अब ये लड़ाई जो है मुलायम सिंह यादव की, वो 2019 को लेकर के है और सेकुलर प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के है। हमेशा ये टीस मुलायम सिंह यादव के भीतर रही है कि वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे, रक्षा मंत्री तक उनको रोक लिया गया था। कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जो कोशिश है, ये जो कवायद है, वो कवायद 2019 को लेकर के है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो कांग्रेस की वजह से ही उनको कई बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर जरूर मिला था, लेकिन कांग्रेस की वजह से ही कहीं ना कहीं उनको पीछे अपने कदम खींचने पड़े थे। तो ये भी एक कारण रहा है कि मुलायम सिंह यादव हमेशा ये जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का, उसके पक्ष में कभी नहीं रहे, शुरू से ही नहीं रहे। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से विचारधारा बदली और विचारधारा बदलने के साथ में जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, यह भी मुलायम सिंह यादव को नागवार गुजरा है। और अब यही कोशिश है कि इलेक्शन फील्ड में जो उनका चुनाव प्रचार का दायरा होगा, वो दायरा होगा 1 या 2 सीटों पर, जो बहुत खास होंगी, बहुत अहम होंगी। दूसरी बात, 105 सीटों पर यह कोशिश जरूर होगी कांग्रेस की, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वहां पर निर्दलीय समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जो है, समर्थित समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कहना सही रहेगा, वो वहां से जाके ताल ठोके। जी बिल्कुल, बने रहिएगा विक्रम हमारे साथ आप। इधर सपा की अंदरूनी लड़ाई के चलते किनारे लगाए गए पार्टी नेताओं के लिए मुलायम सिंह का सपा कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ दिया गया बयान संजीवनी बनकर आया है, और इन नेताओं ने या तो पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है या फिर दूसरे दलों, खासकर बीएसपी का दामन थाम लिया है। इसके बाद सपा कांग्रेस गठबंधन की सफलता पर सवाल उठने लगे हैं। मुलायम सिंह यादव के सपा कांग्रेस गठबंधन की आलोचना के बाद सपा के असंतुष्ट नेताओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। वो या तो पार्टी के गठबंधन के फैसले के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं या फिर दूसरी पार्टी खासकर बीएसपी की ओर रुख कर रहे हैं।
हाल ही में 24 साल से पार्टी के साथ जुड़े अंबिका चौधरी ने सपा छोड़ बीएसपी का दामन थाम लिया और फिर एक और वरिष्ठ नेता नारद राय ने भी साइकिल छोड़ हाथी की सवारी कर ली। इससे जहां मायावती को मजबूती मिली है, वहीं सपा में खलबली बढ़ी है। ऐसे ही एक और असंतुष्ट नेता और पूर्व मंत्री शादाब फातिमा ने गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा से अपना टिकट काटे जाने के बाद शहर के बहादुरगंज से बरेसर तक सैकड़ों वाहनों के काफिलों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। शिवपाल यादव की करीबी मानी जाने वाली शादाब ने आरोप लगाया कि मुलायम परिवार में चल रही लड़ाई की वो बलि चढ़ी हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि मुलायम सिंह के निर्देश पर वो क्षेत्र में आई हैं। मुझसे माननीय मुलायम सिंह जी ने जो कहा है मैं उनके निर्देशों पर हूं और जब उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूं, मुझे उनकी बात पर विश्वास है। सपा की संतरकलह का फायदा बीएसपी को मिल सकता है। शायद इसलिए सपा के साथ गठबंधन के बावजूद राहुल गांधी बीएसपी की तारीफ करते नजर आए। मायावती जी की मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूं। जैसे मैं मायावती जी की रिस्पेक्ट करता हूं, वैसे मैं कांशीराम जी की रिस्पेक्ट करता हूं। बीएसपी ने भी यूपी में सरकार चलाई, उन्होंने गलतियां की, मगर मेरा पर्सनल रिस्पेक्ट मायावती जी के लिए बिल्कुल इंटैक्ट है। मायावती जी की विचारधारा से हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि नेताजी ने टिकट न मिलने से नाराज पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को गठबंधन में कांग्रेस को मिली सीटों पर चुनाव लड़ने की खुली छूट दे डाली। नेताजी के इस दांव से सियासत के जानकार एक बार फिर चौंक गए। कुछ का कहना है कि अखिलेश के हाथ में बागडोर सौंपने वाले नेताजी अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में दो फाड़ नहीं होना चाहते। उनका मानना है कि सपा तो अपने दम पर यूपी में सरकार बना लेगी, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि मुलायम के सख्त दांव के पीछे पार्टी से अपनी सत्ता छीनने का दर्द है। कांग्रेस की सीटों पर आजाद उम्मीदवार उतारकर उन्होंने अखिलेश और राहुल दोनों को धोबी बछाड़ लगा दी। इतना तो तय है कि नेताजी के इस पैतरे से कांग्रेस के रणनीतिकारों के होश फाख्ता हो गए हैं। नेताजी को मायावती के जीतने पर भी गुरेज नहीं है, लेकिन कांग्रेस से गहरी नाराजगी है। जिंदगी भर गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करने वाले मुलायम सिंह के इस पैतरे से कांग्रेस को तो नुकसान पहुंचेगा ही, सपा की सरकार बनाने के सपने को भी झटका लगा है। जाहिर है कि गठबंधन को मिलने वाले वोटों के बंटवारे का फायदा मायावती और बीजेपी को मिलने के आसार हैं। गाजीपुर से देवव्रत विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, नारद राय का बीएसपी में जाना, शादाब फातिमा का शक्ति प्रदर्शन, कुल मिलाकर क्या ये स्थितियां, ये बागी नेता सपा के जो पूरी कवायद है जीत की, उसमें बड़ी सेंध नहीं लगा सकते? देखिए, अगर देखा जाए तो अंबिका चौधरी सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से ज्वाइन की है, उसके बाद से नारद राय का आना, शादाब फातिमा का निर्दलीय तौर पर पर्चा भरना, नामांकन करना, शक्ति प्रदर्शन करना, ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है अभिलाषा की आने वाले दिनों में जब समाजवादी पार्टी गठबंधन जब चुनाव मैदान में उतरेगी और जब पोलिंग होगी, तो कहीं ना कहीं ये जो बागी जो बगावत करके समाजवादी पार्टी के लिए बाहर आए हुए हैं, ये विभीषण बनेंगे और समाजवादी पार्टी का जो किला है उसको ध्वस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात अगर देखा जाए तो तमाम अन्य जगहों से भी जिस तरीके से टिकट काटे गए हैं और अखिलेश यादव के चहेते को टिकट जिस तरीके से बांटा गया, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि संगठन और सरकार के बीच में जो तनातनी है उसका खामियाजा जो है वो कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ा हुआ है। तमाम वो सीट्स हैं जहां पर यह कोशिश थी कि समाजवादी पार्टी के समर्थक जो हैं या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो झंडा बरदार रहे हैं शुरू से, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, वो चुनावी मैदान में होंगे और वो सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। इसकी भी टीस कहीं ना कहीं साफ तौर पर कार्यकर्ता जो हैं उन सीट से निकालेंगे जरूर। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये जाहिर कर रही हैं कि गठबंधन करने के बाद से निश्चित तौर पर रास्ते जो हैं वो बनने तो शुरू हो गए हैं, लेकिन रास्तों में कांटे कितने हैं ये भी ज्यादा देखने वाली बात होगी। दूसरी बात कि रास्ते जिस तरीके से बनाए गए हैं उसको लेकर के भी एक जमीन जो पृष्ठभूमि जो तैयार की गई थी, उसमें नेताजी ने एक कैटलिस्ट का काम किया है, उत्प्रेरक का काम किया है कि उन्होंने प्रत्याशियों को यह बोल दिया है कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप चुनाव मैदान में उतरिए, उन 105 सीटों पर चुनाव लड़िए जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से अपना पैर और अपना औरा तो दिखा दिया है कि गैर कांग्रेसीवाद के तरीके से जो राजनीति शुरू से करते रहे हैं उसके पक्षधर अभी भी मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी हैं। तो ये कोशिश निश्चित तौर पर जारी रहेगी और आने वाले दिनों में अगर समाजवादी पार्टी के तमाम प्रत्याशी, तमाम वो लोग जिनको टिकट नहीं मिला हुआ है, अगर वो ताल ठोकते हैं तो निश्चित तौर पर मुस्लिम यादव वोट बैंक का जो समीकरण समाजवादी पार्टी का रहा है वो कहीं ना कहीं दरकेगा जरूर और उसका कुछ फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगा। दूसरी बात अगर देखा जाए तो बीएसपी जो है वो मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर उभर के सामने आई है, क्योंकि जितने भी असंतुष्ट नेता हैं वो अब बहुजन
समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं और मायावती इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि उनको टिकट देने से बिल्कुल देरी नहीं कर रही हैं। अगर देखा जाए तो अंबिका चौधरी को फेफना से तत्काल टिकट दे दिया गया था। बलिया की सुरक्षित सीट नहीं है, वहां पर लड़ाई काफी अहम है, वहां से उनको टिकट दे दिया जाता है। दूसरी बात, नारद राय आते हैं तो बलिया नगर से उनको टिकट दे दिया जाता है तत्काल। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। मुख्तार अंसारी जब आते हैं, मुख्तार अंसारी बंधु जो हैं वो यहाँ पर आते हैं तो उनको टिकट की घोषणा कर दी जाती है, मऊ सदर से, मोहम्मदाबाद से, घोसी से। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ तौर पर शो अप करती हैं कि मायावती सिर्फ जीताऊ कैंडिडेट्स को वोट टिकट दे रही हैं और कोशिश यही है कि समाजवादी पार्टी के भीतर जो विवाद चल रहा है वहां से जो असंतुष्ट नेता बाहर आ रहे हैं उनको टिकट देकर चुनावी मैदान में ताल ठुकवाइए। इससे दोहरा फायदा होगा। मायावती का जो कोर फैक्टर है उसका वोट बैंक तो मिलेगा ही, मुलायम सिंह यादव की असंतुष्ट जो लोग हैं, मुलायम सिंह यादव से जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के उस प्रत्याशी को वोट जरूर करेंगे। अभिलाषा, तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं दोहरा फायदा जो है वो बीएसपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल विक्रम, आप बने रहिएगा। बेहद अहम जानकारी आपने हमें विक्रम दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और इधर अगर सपा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हैं तो यूपी में सत्ता की एक और प्रमुख दावेदार बीजेपी भी अपने बयान बहादुरों के चलते बैकफुट पर है। वैसे यूपी की सियासत में नेताओं की बदजुबानी पुरानी है। कई ऐसे मौके आए हैं जब नेता सारी मान मर्यादा ताक पर रखकर विवादित बयान देते हैं। ऐसे नेता कमोबेश सभी दलों में विराजमान हैं, लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी नेताओं ने बदजुबानी में बाकी सभी दलों को पीछे छोड़ दिया। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, नेताओं की मर्यादा भी वैसे वैसे तार तार होती दिखने लगी है। बीजेपी नेताओं की बदजुबानी लगातार जारी है और नेता एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। पहले केंद्र सरकार में राज्य मंत्री संजीव बालियान ने सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया, तो अब मुजफ्फरनगर दंगों के बाद चर्चा में आए बीजेपी विधायक और उम्मीदवार सुरेश राणा ने विवादास्पद बयान देकर सियासत को गर्म कर दिया है। हमेशा सांप्रदायिक राजनीति मुलायम सिंह यादव ने की थी और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब तो मरने का समय आएगा, जीने का समय उनका रहा नहीं। तो समाजवादी पार्टी इसी चुनाव में दफन हो जाएगी। देवबंद में जश्न मनाया जाएगा कि सुरेश राणा का इलाज कर दिया और यदि मैंने मार दिया तो हरियाणा में, देवबंद में, मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा मित्रों। संजीव बालियान और सुरेश राणा के बयानों की सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की है। भाजपा के नेताओं में बौखलाहट है और स्वाभाविक है, पर अमर्यादित आचरण और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखिए, मोदी जी भी और अमित शाह जी और सब पार्टी कह रही है कि बहुत अनर्गल बयान नहीं होने चाहिए। अब उन्होंने किस परिवेश में कहा मैं नहीं जानती। हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है वही हम समझते हैं जनता के लिए महत्वपूर्ण है, और भाई कोई प्रत्याशी कुछ कहे तो उसके लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं। वही मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने सुरेश राणा के बयानों को डर पैदा करने वाला बताया। बयान कहीं न कहीं मुसलमानों के जहनों में एक डर और खौफ पैदा करने की एक कोशिश है। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इलेक्शन के सिलसिले में फैसला और रूलिंग दी थी उसको भी मद्देनजर रखते हुए सुरेश राणा के इस बयान के सिलसिले में हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन को उनको इलेक्शन लड़ने से रोकना चाहिए, तभी जाकर के इस किस्म की बयानबाजी रोकी जा सकती है। अपने नेताओं के बिगड़े बोल पर बीजेपी बैकफुट पर है। नेता जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसे आश्वासनों का अब तक क्या हश्र होता आया है, इस पर कुछ बोलने और कहने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना नाजायज ठहरा दिया हो, लेकिन वोट के लालच में नेता देश की शान और संप्रभुता को भी नहीं देखते और समझते। ऐसा ही हुआ है शामली में। यहाँ थाना भवन इलाके से आरएलडी प्रत्याशी जावेद राव ने भरे मंच से वोटों की खातिर पाकिस्तान से हमदर्दी जताई और कहा कि वो 26 जनवरी को लाहौर में जाकर झंडा फहराएंगे। उन्होंने आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि लाहौर भी अब हिंदुस्तान में आ जाएगा तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान बनने की वजह से उनकी कौम को नुकसान हुआ है। जावेद राव ने नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हमसे पूछते हैं कि पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी क्यों दिखाते हो। इस सवाल को करने के साथ ही इसका जवाब भी जावेद राव ने दिया कि उनका हर चौथा आदमी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से हमदर्दी और वकालत करने वाले जावेद राव पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो आज हम भी यहाँ पे डीएम होते, यहाँ पे कमिश्नर होते, यहाँ पे कलेक्टर होते, यहाँ पे एसपी होते, क्योंकि हमारी जो क्रीम थी वो पाकिस्तान चली। अब ये बोलते हैं पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी क्यों? वजह है हर चौथा आदमी हमारा इस एरिया का पाकिस्तान में बैठा हुआ है, किसी का चाचा, किसी का दादा। कहते हैं राजनीति और जंग में सब कुछ जायज है, मगर जब दो दबंग आमने सामने हो तो क्या हो। बुलंदशहर में सदर सीट पर मौजूदा विधायक हाजी अलीम और आरएलडी के बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित के बीच घमासान मचा है। वीडियो जारी हो रही है, धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को मात देना चाहते हैं। सवाल यह है कि इन दोनों वीडियो के पीछे किसका दिमाग है और हाजी अलीम और गुड्डू पंडित इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे। बुलंदशहर सदर सीट पर 2 बार से बसपा के हाजी अलीम काबिज हैं। इनकी तनातनी राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार गुड्डू पंडित से है। दोनों दागी, जहां हाजी अलीम पर अपोलो सर्कस में नेपाली युवती से बलात्कार से लेकर धमकाने और हत्या का आरोप है, तो वहीं गुड्डू पंडित पर बलात्कार, अपहरण और मर्डर के मुकदमे हैं। अब चुनावी बेला में दोनों एक दूसरे को कम करने पर तुले हैं। इसी क्रम में कार्टून वीडियो इन दिनों बुलंदशहर की सदर सीट पर पूरे जनपद में वायरल हो रही है, जिसमें गुड्डू पंडित अलीम को फुटबॉल मैच में हराते हैं और कोहनी मार रास्ते से हटाते दिख रहे हैं। दूसरे वीडियो में अलीम गुड्डू की डंडे से धुलाई कर रहे हैं। अब ये अलीम का तीसरा वीडियो देखें, जिसमें हाजी अलीम एक घर में सभा कर गुड्डू को हर चौराहे और तरीके से मारने की धमकी दे रहा है। गुड्डू पंडित भी कम नहीं। इस वायरल वीडियो के बाबत सवाल पूछे जाने पर लगे मीडिया को धमकाने। देखिए गुड्डू की दबंगई, कैमरे पर ही गाली देने लगे। लेकिन यहाँ चलाओ तो जाने मारने कह रहा, जिस चौराहे पे मिलेगा उसको मारूंगा। वीडियो सामने है और धमकी भी, मगर डीएम कहते हैं कि मामला पुलिस के संज्ञान में आया है, अब जांच होगी और कार्रवाई भी। इस वीडियो का मामला पुलिस के संज्ञान में आया है, पुलिस अपनी तरफ से उसकी जांच कर रही है, जांच के बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी। चुनाव जीतने को नेता क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं ये सब जानते हैं, मगर बुलंदशहर में धमकी और कार्टून वीडियो पर प्रशासन की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। मनीष शर्मा, एपीएन, बुलंदशहर। और अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही आरोप प्रत्यारोप के दौर भी तेज दिख रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भ्रष्टाचारियों और माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप लगा रही है, इसी बहाने बीजेपी ने हरीश रावत पर विकास की बजाय प्रदेश को पीछे करने का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर प्रदेश को धोखा देने के आरोप लगा रही है। और इसी क्रम में कांग्रेस नेता मेजर हाजी सैयद महताब हुसैन जैदी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में आम जनता से जो भी वायदे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिन नेताओं पर आरोप लगाती है वही नेता बीजेपी में जाने के बाद स्वच्छ छवि के हो जाते हैं। कांग्रेस नेता मेजर हाजी सैयद ने बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप भी लगाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। पार्टी के अंदर एक परिवारवाद दूसरों की तरफ उंगली उठाती थी, आज उन्होंने अपने बेटे बहू को और बेटियों को रिश्तेदारों को टिकट दिया है। दूसरा, जिन विधायक और मंत्रियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी उन्हीं को क्लीन चिट देकर उनकी साफ छवि मानकर और उनको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया गया। और इधर हल्द्वानी से कांग्रेस प्रत्याशी इंदिरा हृदय के समर्थन में चुनाव प्रचार करने मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी पहुंचे। सीएम हरीश रावत हल्द्वानी के रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और मिशन 2017 में जुट जाने की अपील की। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के बारे में हरीश रावत ने कहा कि बगावत का कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ा है, लिहाजा कांग्रेस का पक्ष और मजबूत होता नजर आ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी पिछले 3 सालों में कुछ भी नहीं कर पाए, तो अब उनसे कुछ करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं समझता हूं अधिकांश सीटों पर लोग जो है अपना पर्चा वापस ले लेंगे और यदि कुछ जगह रहते भी हैं, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। वोट बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के पक्ष में है और लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट डालें। तो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े कार्यकर्ता चुनाव आने पर अपनी दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने पर उनका गुस्सा भी फूट जाता है। बीजेपी और कांग्रेस में उपेक्षित नेताओं के सुर बागी हो गए हैं।
कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए नामी गिरामी नेताओं ने भाजपा से एक सौदे के तहत कांग्रेस का दामन छोड़ा और सौदे के फलस्वरूप आगामी विधानसभा चुनाव में अधिकतर को टिकट से नवाजा गया। ऐसे में टिकट नहीं मिलने वालों का बगावत करना लाजमी है। बगावती सुर ने बीजेपी के नेताओं की नींद खराब कर दी है। पार्टी में कोई बगावत नहीं है। आप तो देख रहे होंगे कि जिन लोगों ने निर्दलीय के नाम पर नामांकन किए थे वे लोग वापस पार्टी में आ गए हैं और वे अपना नाम भी वापस दे रहे हैं। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आकर के तात्कालिक आक्रोश में आके नारे भी किए थे, आज वो पार्टी के अपने प्रत्याशियों के लिए काम कर रहे हैं। बगावत के दंश से कांग्रेस भी अछूता नहीं है। खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ किच्छा से पार्टी की प्रदेश सचिव शिल्पी अरोड़ा खुलकर मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस बगावत करने वालों को रिझाने में जुटी है। वो समझते हैं कि पार्टी ने उनको इतना बड़ा कद बनाया है, तो आज जब पार्टी को उनकी आवश्यकता है तो उनको पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। हम सब लोग उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर चल रही बगावत को कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो पूरी तरह भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात की बहुचर्चित रायपुर और धर्मपुर विधानसभा सीट, तो टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेसी नेता रंजनी रावत ने दोनों पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दोनों विधानसभा सीटों से नामांकन कर भाजपा और कांग्रेस को खुली चुनौती दे डाली है। मैं 2 जगह से चुनाव लड़ रही हूँ और जनता ने मन बनाया है, क्योंकि कांग्रेस को भी देख लिए और बीजेपी को भी देख रहे हैं। ये दल बदलू विधायकों को तो आप जानते ही है, क्योंकि पहला हमारे कांग्रेस का विधायक था, 25 करोड़ रुपया लेके वो बीजेपी में चला गया है। ऐसे दल बदलू विधायकों से जनता बहुत ऊब चुके हैं। 2017 की सियासी जंग से पहले दलों में अंदरूनी घमासान जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और कांग्रेस कैसे बागियों से निपटेगी। शैली लाठे, APN, देहरादून। बात कर लेते हैं आम बजट से जुड़ी हुई। तो आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र का पहला हिस्सा आज से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। सत्र की शुरुआत दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण से होगी और 1 फरवरी को आम बजट पेश होना है। इस बार रेल बजट अलग से नहीं बल्कि आम बजट में ही पेश किया जाएगा। तो आज संसद के सत्र के हंगामेदार होने के आसार भी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। किस क्षेत्र में क्या स्थिति है, परिस्थिति है, ये तमाम जानकारी सदन को दी जाएगी और सत्र की शुरुआत दोनों सदनों के संयुक्त सत्र से हो रही है। अंबुज मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंबुज, आज का दिन बेहद अहम, संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा संसद के लिए, क्योंकि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और ये भी देखने को मिलेगा कि आखिर विपक्ष का रुख क्या होता है, क्योंकि विपक्ष कई दिनों से इसका विरोध जता रहा था कि बजट सत्र उस टाइम पर नहीं आना चाहिए जबकि 5 राज्यों में चुनाव है। और निश्चित तौर पर जब अब क्योंकि कोर्ट का आदेश भी आया और उसके बाद लगातार जिस तरीके से चाहे उसके बाद चाहे खुद चुनाव आयोग की तरफ से उसको हरी झंडी दिखा दी गई, तो विपक्ष का वो आरोप दब गया। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं अंदर खाने इस बात का विरोध तो कर ही रहा है। आज ज्यादा कुछ अगर कार्यवाही के लिहाज से देखा जाए तो होना नहीं है। सिर्फ जो राष्ट्रपति हैं वो दोनों संयुक्त सदन को अभिभाषित करेंगे और उसके बाद इस सदन आज के लिए खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही जो इकोनॉमिक सर्वे है वो टेबल किया जाएगा, जो कि एक तरह से एक प्रतिलिपि होती है बजट की, तो उसको टेबल किया जाएगा। तो इस लिहाज से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल, यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो टेबल किया जाएगा, सदन के पटल पे रखा जाएगा। तो अंबुज, अगर हंगामेदार होने के आसार होते हैं, लेकिन सर्वदलीय बैठक हुई थी और ये कहा जा रहा है कि विपक्ष भी ये चाहता है कि सदन सुचारू रूप से चले, कैसे देखें इस बार के बजट सत्र को? क्या नोटबंदी का मसला पूरी तरह से छाया रहेगा?
बिल्कुल, विपक्ष इस बात का पहले ही इशारा दे चुका है कि पुराने जो मुद्दे हैं जिन पर बात नहीं हो पाई थी पिछले सत्र में, क्योंकि पूरा सत्र ही वॉश आउट हो गया था बहस के चलते, हंगामे के चलते, तो इस बार उन्हीं मुद्दों के साथ फिर से विपक्ष आएगा। और चाहे बहुत सीनियर लीडर्स हो, अब आप देखिए ताजा मामला आया टीएमसी का। टीएमसी ने आरोप लगाया है सरकार पर और शुरुआती 2 दिन का विरोध भी जता रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि क्योंकि टीएमसी ने बहुत बढ़ चढ़कर के विरोध किया था डिमोनेटाइजेशन का, इसलिए उनके नेताओं पर कार्रवाई हो रही है तरह तरह की, और इस बात को लेकर के वो विरोध जता रहे हैं। और शुरुआती 2 दिन वो सदन से नदारत रहेंगे इस बात को लेकर के। कांग्रेस कह रही है कि डिमोनेटाइजेशन से क्या प्राप्त हुआ ये हम जानने की कोशिश करेंगे, इस बात पर निश्चित तौर पर बहस कराने की कोशिश करेंगे। तो हंगामा बरपा रहेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत छोटा सेशन रहेगा ये, खासतौर पर अगर पहले भाग की बात की जाए, क्योंकि बाकी राज्यों में चुनाव भी हैं, तो बजट इसमें मुख्य होगा। और बजट के बाद ये देखने वाली बात होती है कि कितने दिन सत्र चलता है और कितने दिन चर्चा हो पाती है। जी बिल्कुल। और सबसे अहम बात अंबुज, इस बार आम बजट में ही पेश होना है रेल बजट भी, जिस तरह से टेबल किया जाएगा आज इकोनॉमिक सर्वे, तो क्या रेलवे के बारे में भी उसमें जानकारी होगी? कैसे देखें, नई शुरुआत होने जा रही है? इकोनॉमिक सर्वे जो होता है देश का, वो पूरी तरीके से सारे एस्पेक्ट को कवर कर करके टेबल किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। इस बार एक नई चीज सामने आ रही है जो कि पहली बार होगी कि रेल बजट भी आम बजट का एक हिस्सा होगा और उसी के साथ में आएगा। यानी कि रेल बजट को एक तरह से अलग से प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रेल बजट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे वित्त मंत्री खुद, और उसके बाद रेलवे मंत्रालय उसको एलोबरेट करेगा अपने कार्यक्रमों के द्वारा। तो ये देखने वाली बात होगी कि जब इस बार इकोनॉमिक सर्वे जो एनुअल सर्वे होता है वो रखा जाता है, तो क्या उसमें रेलवे का अलग से जिक्र किया जाता है, या इकोनॉमिक सर्वे हर बार की तरह ही वो पुराना ही रखा जाता है जो रखा जाता रहा है, जिस तरीके के सर्वे उसमें आते रहे होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज, और नजर बनाए रखें आप, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। तो बजट सत्र से पहले सोमवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और बैठक में बजट सत्र के दौरान संसद का काम सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। इस बार बजट सत्र में सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। वित्त विधेयक के साथ साथ उसे करीब 37 विधेयकों पर चर्चा करवानी है या उन्हें पारित करवाना है। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की औपचारिकता एक बार फिर हुई। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव के समय कुछ मतभेद होने के बावजूद भी संसद चलनी चाहिए और उसकी कार्यवाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सभी दलों ने सहयोग का वादा किया है। सभी पार्टी, खास करके विपक्ष, सबका एक ही राय था, हाउस चलना चाहिए, सदन चलना चाहिए, बजट सत्र चलना चाहिए। लेकिन इस बैठक में ही साफ हो गया कि सरकार के लिए बजट सत्र में भी राह आसान नहीं रहने वाली है। कांग्रेस ने बजट सत्र में नोटबंदी, आंतरिक सुरक्षा और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर चर्चा करने की मांग रखी है। कांग्रेस चुनाव के दौरान बजट सत्र का भी विरोध कर रही है। हमने अब सरकार को कहा कि ऐसा कोई भी बजट में वो चीज न लाएं जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड में असर पड़े। इस बीच चिटफंड मामले में 2 सांसदों की गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी संसद का बहिष्कार कर सकती है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती शीतकालीन सत्र के बाद जारी 3 अध्यादेशों को संसद की मंजूरी दिलवाना होगी। इनमें नोटबंदी से जुड़ा स्पेसिफाइड बैंक नोट विधेयक, वेतन भुगतान संशोधन विधेयक और शत्रु संपत्ति विधेयक है। इसके अलावा बजट सत्र में कुल 34 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें वित्त विधेयक तो है ही, साथ ही अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निरोधक कानून संशोधन विधेयक, जनप्रतिनिधित्व कानून संशोधन विधेयक, विसल ब्लोअर संशोधन विधेयक, चिट फंड संशोधन विधेयक, जीएसटी विधेयक, मैटरनिटी बेनिफिट संशोधन विधेयक, तलाक संशोधन विधेयक और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज वेतनमान और सेवा शर्तें संशोधन जैसे अहम विधेयक शामिल हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि 5 राज्यों में चुनावी माहौल और फिर नतीजों के बाद सरकार इन सभी विधेयकों को पारित करवाने में सफल हो सकेगी, खासतौर पर तब जब नोटबंदी के मुद्दे पर पूरा शीतकालीन सत्र बर्बाद हो गया था।
मोदी सरकार का तीसरा बजट सत्र 31 जनवरी यानी मंगलवार से शुरू हो रहा है। लोकसभा में 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला हिस्सा 31 जनवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सरकार के सामने बजट के साथ साथ कई और चुनौतियां भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो सरकार बजट सत्र को सुचारू तरीके से चलाने को लेकर मंथन में जुटी है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। चुनावी महीने में कांग्रेस बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। नोटबंदी को लेकर आज कांग्रेस ने सुबह करीब 9:30 बजे एक बैठक बुलाई है। बैठक में नोटबंदी को लेकर हुई लोगों की परेशानियों को सदन में उठाने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस पहले ही सरकार को चेतावनी दे चुकी है कि वो ऐसे किसी ऐलान का विरोध करेगी जिसमें लोक लुभावन वादों के जरिए मतदाताओं पर असर डालने की कोशिश की जाएगी। और उधर कांग्रेस ने बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए सरकार पर आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह से फेल होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने एक आर्थिक डॉक्यूमेंट जारी करते हुए इकोनॉमिक मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। साथ ही कांग्रेस ने विजय माल्या के साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बीच हुए पत्राचार के बीजेपी के आरोपों का भी जवाब दिया। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वर्तमान दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है। Are assessing where the economy is, where it is going, and what it needs to be done to set it on the right path. That the Indian economy is not in good shape is now obvious. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की जोड़ी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर तमाम आर्थिक मोर्चों पर असफल साबित होने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने एक आर्थिक दस्तावेज जारी किया जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था की हालत की चर्चा की गई है। It is for you, ladies and gentlemen of the press, to find ways and means of assessing where the truth is, and therefore this is a document. This is a contribution to the ongoing debate in our country, where our economy is, where is it going, and what needs to be done to put it on the right path. बजट सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में रार शुरू हो गई है। एक और जहां कांग्रेस ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को खराब बताया, तो वहीं बीजेपी ने विजय माल्या केस में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को घेरने की कोशिश की। बीजेपी का दावा है कि बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माल्या की मदद के लिए संबंधित मंत्रालयों से खुद बात की थी। On 14th November 2011, if you would follow the timeline, Mr. Prime Minister then, Mr. Manmohan Singh, while interacting with the reporters and media, said, and I quote, "We have to find ways to get Kingfisher out of trouble. We have to find ways to get Kingfisher out of trouble." These are the exact words of the then Prime Minister, which I place within quotes. If you would remember, a bailout package was being worked out for Mr. Malia, and in this context, after this letter, Mr. Manmohan Singh says that we have to see to it that we in fact bail out Kingfisher. दरअसल आर्थिक मोर्चे पर तीखे वार पर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट सत्र के दौरान इनके हमले और तेज हो सकते हैं। और शायद इसका पूर्वानुमान लगाते हुए बीजेपी ने माल्या मामले में पूर्व पीएम और पूर्व वित्त मंत्री की जोड़ी को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। रजत मिश्रा, APN। और इधर 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर जनता को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि नोटबंदी की मार झेलने के बाद सरकार जनता, खासकर मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में राहत दे सकती है। वहीं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नए कदमों का ऐलान हो सकता है। साथ ही GST को लागू करने से पहले सर्विस टैक्स में इजाफा हो सकता है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि बजट में उन 5 राज्यों की बात नहीं हो सकती जहां इलेक्शन होने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार देश भर के लिए लोक लुभावने ऐलान नहीं कर सकती और नोटबंदी के बाद शायद इसकी सख्त जरूरत भी है। 1 फरवरी को आम बजट पेश होना है।
ऐसे में जनता को आम बजट से बहुत उम्मीदें हैं। सरकार से यही अपेक्षा है कि जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले, दवाई का रेट घट जाए, खाने की वस्तुओं जैसे तेल, दाल, चीनी इसका रेट घट जाए और चांदी सोने का रेट आसमान छू रहे हैं, इसका भी रेट डाउन हो जाए। सरकार से यही अपेक्षा है कि दवाएं सस्ती हो, खाद्य वस्तुएं जो है सस्ती हो, जिससे आम जनता को राहत मिले। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री तोहफों का पिटारा खोल सकते हैं। इस साल बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का ऐलान हो सकता है। इनकम टैक्स में छूट बढ़ने की भी संभावना है। वित्त मंत्री इस बजट में होम लोन पर टैक्स छूट बढ़ा सकते हैं। जानकारों की माने तो इस बजट में टैक्स फ्री इंफ्रा बॉन्ड फिर से लगाया जा सकता है। सरकार की नोटबंदी के बाद डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट पर भी रियायतें मिल सकती हैं। देश की जनता लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान है। ऐसे में आप भी सुनिए बजट जनता की मोदी सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं हैं। ऐसा छोटा व्यापारी होता है कि जिसका व्यापार बहुत कम होता है। मैं चाहता हूं अरुण जेटली जी से कि इस बारे में भी वो सोचे और हमारे व्यापारियों को ध्यान में रख के ऐसा बजट पेश करें कि जिससे हम छोटे व्यापारियों का भी लाभ हो। नोटबंदी से उसे जूझ रहा है, किसान का पेमेंट नहीं हो रहा है, आपका जो सब्जियां वो इतनी मंदी हो चुकी है, तो ये परिस्थिति आगे किसान को कोई लाभ नहीं कर रहा, व्यापारियों को ये लाभ कर। सबसे पहले दाल नहीं कर रही 200 रुपए किलो, सबसे पहले आटे पे ध्यान दे, पेट्रोल की कीमतों को जो इतना हाई रेट बढ़ा रखा वो पेट्रोल की कीमत को कम करे और जो हमारे गरीब तबके जो लोग हैं उनके बजट के अंदर अनुसार वो बजट बनना चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नए कदमों का ऐलान करेगी। किसानों की मांग रही है कि सरकार पुरानी, अप्रासंगिक और बेकार नीतियों को बदले। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे किसान आत्महत्या करना बंद कर दे। उसके जीवन स्तर में सुधार कैसे लाया जाए इसकी ओर जोर देना चाहिए। किसानों को सबसे पहले एक तो जैसे बिजली का बिल है इस पे हमें छूट मिलनी चाहिए और किसानों का जो लोन है ये माफ होना चाहिए। जैसे खाद है, खाद पे रेट बढ़े और हमारा खाद पे रेट डाउन होने चाहिए। दूसरी ओर 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद रेलवे पर 28,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ गया है, जिसके चलते इसको मुनाफे की स्थिति में लाना और भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में रेल किराया बढ़ सकता है, जबकि यात्रियों की सबसे बड़ी मांग है कि रेलवे सुरक्षित सफर सुनिश्चित कराए। रेलवे किराया बढ़ाए लेकिन सुविधाएं भी उसी हिसाब से बढ़ाई जानी चाहिए। रेलवे में साफ सफाई, यात्री सुविधाओं और आराम के लिए अच्छे इंतजाम किए जाएं। साथ ही यात्रियों की मांग है कि डायनामिक फेयर सिस्टम जेब पर भारी पड़ रहा है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली हमारी बात सुन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। रुक कर लेते हैं झारखंड का। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है। प्रश्नकाल के बाद वित्तीय वर्ष 2017-18 के भू राजस्व विभाग बजट पर सदन में आज चर्चा होगी और पिछले 9 दिनों के सदन की कार्यवाही में विपक्ष के तेवर काफी तल्ख दिख रहे हैं। खासकर झामुमो CNT और SPT एक्ट में संशोधन के खिलाफ सदन को बाधित कर रहा है। सदन में हंगामा कर रहा है और अब तक एक भी प्रश्न सदन के पटल पर नहीं रखा जा सका। ऐसे में आज भी यह आशंका जताई जा रही है कि सदन में विपक्ष हंगामा कर सकता है। और बजट के अलावा और क्या कुछ अहम खबरें हैं झारखंड की, जानने के लिए सीधा रुक कर लेते हैं रांची का। ज्ञान रंजन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी ज्ञान, क्या बड़ी खबर है बजट के अलावा भी? जी, झारखंड की खबरों की बात की जाए तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है। आज सदन के भीतर प्रश्नकाल होंगे और प्रश्नकाल के बाद भू राजस्व विभाग के बजट पर चर्चा होगी। हालांकि जिस तरह से पिछले 9 दिनों से देखा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों के द्वारा अलग अलग तरीके से CNT और SPT एक्ट में संशोधन मामले पर सदन को बाधित किया जा रहा है, सदन में हंगामा किया जा रहा है, इसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी सदन की कार्रवाई में कोई प्रश्न नहीं आ पाएंगे। जिस तरह से पिछले 9 दिनों से हुए प्रश्नकाल पूरी तरह से बाधित रहा है। हालांकि अब ये देखने को मिल रहा है कि स्पीकर भोजनावकाश के बाद विधायकों के हंगामे के बीच अनुदान मांग पर चर्चा जरूर करा रहे हैं, सरकार का जवाब भी आ रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार 9 दिनों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने CNT SPT एक्ट के संशोधन मुद्दे पर सदन को बाधित कर रखा है। चलिए बने रहिएगा ज्ञान हमारे साथ। इधर आज झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है और ज्ञान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान, बैठक भी है आज कैबिनेट की, कितना अहम? झारखंड मंत्रिपरिषद कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में ये बैठक झारखंड मंत्रालय में होगी, जिसमें कई अहम मुद्दे पर चर्चा होनी है।
खास करके राज्य सरकार जो राशि बची हुई है, अभी जो वित्तीय वर्ष की राशि बची हुई, क्योंकि महज 2 महीने बचे हुए हैं चालू वर्तमान वित्तीय वर्ष के, तो इस बीच राज्य सरकार की मंशा ये है, चूंकि वर्किंग समय है, ये काम का समय है, इस समय काफी तेजी के साथ काम होते हैं और राज्य सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, क्योंकि अगर अब तक बजट को देखा जाए तो महज 54% राशि ही अब तक खर्च हो पाई है। तो राज्य सरकार के लिए बचे हुए जो 46% राशि है चालू वित्तीय वर्ष के, उसे खर्च करना एक बड़ी चुनौती है और इसको लेकर राज्य सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है और इसी कड़ी में आज की कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज रांची के सूचना भवन में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम रघुवर दास ही करेंगे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनता से सीधी बात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। ज्ञान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान, अब ये कार्यक्रम हर लिहाज से खास है क्योंकि आम जनता की समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे सीएम। तो मुख्यमंत्री रघुवर दास का जनसंवाद कार्यक्रम भी है, वो सीधी बात करेंगे जनता के साथ। अमूमन प्रत्येक महीने के अंतिम मंगलवार को मुख्यमंत्री सीधे जनता से रूबरू होते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और ऑन स्पॉट उसका निष्पादन भी करते हैं। तो इसी कड़ी में आज आखिरी मंगलवार है जनवरी महीने का और आज मुख्यमंत्री रघुवर दास सीधे जनता से रूबरू होंगे, जनता से सीधी बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उस समस्याओं पर का समाधान भी होगा। इस जनसंवाद कार्यक्रम का फायदा भी देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हमें देने के लिए। इधर सुप्रीम कोर्ट जल्लीकट्टू से संबंधित सभी मामलों पर आज सुनवाई करेगा और कोर्ट ने ये फैसला केंद्र सरकार की उस याचिका के बाद लिया जिसमें उसने तमिलनाडु में सांडों की लड़ाई के इस वार्षिक खेल को अनुमति देने वाली 6 जनवरी की अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली एक पीठ ने जल्लीकट्टू से संबंधित सभी अर्जियों को दायर करने की अनुमति दी और कहा कि इस मामले पर आज सुनवाई होगी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पीठ के समक्ष कहा कि केंद्र ने जनवरी 2016 की अधिसूचना वापस लेने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है। और उधर महाराष्ट्र के लातूर स्थित MIDC कीर्ति ऑयल मिल में सोमवार की शाम एक बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें 9 लोगों की मौत की खबर है और ये पूरा हादसा केमिकल की टंकी को साफ करने के दौरान हुआ। पहले टंकी में सफाई करने के लिए 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत हुई और फिर उन्हें देखने के लिए टंकी में उतरे और भी 5 कर्मचारियों की मौत हो गई। हादसे के बाद मजदूरों और इलाके में लोगों में काफी नाराजगी है। लोग कीर्ति ऑयल के मालिक और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कामगार मंत्री ने भी इसमें दोषी पाए जाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। करंट लगा या ऑक्सीजन का गैस तैयार हो गया ये इनको मालूम नहीं और 3 बजे जो 4 आदमी मर गए उनको निकालने के लिए बाद में 6 बजे और दूसरे 3 आदमी अंदर उतरे। 4 उतरे थे, 4 में से खाली 1 बचा है और 3 अंदर है। अभी 8 बजे है तो फिर भी यहाँ पे एक भी आदमी, पूरे पुलिस फोर्स, कलेक्टर, SP सब यहाँ पे पालक मंत्री आके गए लेकिन एक भी आदमी अंदर से निकाल नहीं सकते। उधर पाकिस्तान सरकार ने सोमवार रात लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद को नजरबंद कर दिया है। हालांकि खुद हाफिज सईद ने एक वीडियो जारी कर इसे अरेस्ट बताया है। गिरफ्तारी के लिए उसने नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान के AIY चैनल के मुताबिक सईद को US के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के डर से नजरबंद किया गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार ने सईद की गिरफ्तारी की पुष्टि की है और बताया जा रहा है कि सईद को लाहौर में किसी सीक्रेट लोकेशन पर रखा गया है। पाकिस्तान का मीडिया इसे ट्रंप सरकार के डर से उठाया गया कदम बता रहा है। आपको बता दें, अमेरिका ने 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में आने पर बैन लगाया है और माना जा रहा है कि पाकिस्तान पर भी अमेरिका बैन लगा सकता है। हाफिज सईद मुंबई के 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है और इस हमले में 6 अमेरिकियों समेत 166 लोग मारे गए थे। फ्रांस की आइरिस मितेने ने 65वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। पूर्व मिस यूनिवर्स पिया से उन्हें ये ताज अलग अलग तरीकों से इस प्रतियोगिता में हिस्सा रही और रोशमिता हरिमूर्ति ने भारत का प्रतिनिधित्व। वेकअप जिंदगी में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।